हेलो एंड नमस्कार। स्ट्रॉन्ग स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हमारी क्लास में एक बहुत ही मज़ेदार और रोचक टॉपिक पर बात होने वाली है। ज़रा कल्पना कीजिए सोनम की कि एक छोटा बच्चा बैठा है और एक बहुत ही मुश्किल पजल सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, मुश्किल पजल अकेले सॉल्व कर रहा है? हाँ, बिल्कुल अकेले। वो बार बार गलत टुकड़े जोड़ रहा है, चिड़चिड़ कर रहा है और अंत में आके हार मानकर उस पजल को फेंक देता है। लेकिन तभी उसकी बड़ी बहन वहां आती है। हाँ, बड़ी बहन तो मदद ही करेगी। वही तो, वो उसके पास बैठती है, पजल का एक टुकड़ा उठाती है और बस इतना कहती है कि क्या इसका रंग इस वाले से मिल रहा है। अचानक उस बच्चे की आंखों में एक चमक आती है और अगले ही पल वो पूरा पजल खुद सॉल्व कर लेता है। अरे वाह, बस एक हिंट से? बिल्कुल। उस एक पल में उस बच्चे के दिमाग में क्या बदला, यही वो जादू है, यही वो अदृश्य शक्ति है जिसे रूसी मनोवैज्ञानिक लेव वागोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक विकास सिद्धांत का नाम दिया, यानी सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट थ्योरी। अच्छा, तो वाइगॉट्स्की की थ्योरी इस बारे में है कि लोग एक दूसरे की मदद कैसे करते हैं। हाँ, और उससे बढ़कर ये थ्योरी हमारे ज्ञान के निर्माण का एक पूरा ब्लूप्रिंट है। सुनो। ब्लूप्रिंट? सर, ये पजल वाला उदाहरण तो बहुत रिलेटेबल था, मतलब आम जिंदगी में होता है। लेकिन क्या इस ब्लूप्रिंट का सीधा मतलब ये निकलता है कि हम जो कुछ भी नया सीखते हैं वो अकेले बंद कमरे में सीख ही नहीं सकते? एकदम सही पकड़ा आपने। वाइगॉत्स्की का यही तो सबसे बड़ा दावा था। उनका मानना था कि कोई भी बच्चा एक खाली बर्तन या अकेले आइलैंड की तरह ज्ञान हासिल नहीं कर सकता। यानी हमारा दिमाग बिना दूसरों के साथ इंटरेक्ट किए डेवलप नहीं हो सकता। सही बात। ज्ञान का असली निर्माण और दिमाग का विकास तभी होता है जब हम अपने समाज और संस्कृति के लोगों के साथ मिलते हैं, बातचीत करते हैं और एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया यानी इंटरेक्शन करते हैं। राइट, अकेले आइसोलेशन में कुछ नहीं होगा। वही तो। इसे समझने के लिए ना वाइगॉत्स्की ने इस पूरे ब्लूप्रिंट को 3 बड़े स्तंभों पर खड़ा किया है। पहला स्तंभ है सामाजिक संपर्क यानी सोशल इंटरेक्शन। सामाजिक संपर्क यानी सीखना एक टीम एफर्ट है। बिल्कुल। दूसरा स्तंभ है भाषा और तीसरा सबसे अहम स्तंभ है हमारी संस्कृति। एक मिनट रुकिए सर, ये सामाजिक संपर्क वाली बात तो मुझे ठीक से समझ आ रही है कि बच्चा अपने दोस्तों, परिवार और टीचर से नया ज्ञान लेता है। लेकिन ये संस्कृति का हमारी सोच पर क्या असर होता है? अच्छा, आपको संस्कृति वाले पॉइंट में डाउट है? हाँ, मतलब समझ आता है कि कल्चर से हमारे कपड़े तय होते हैं, त्योहार और खाना तय होता है, पर क्या हमारी संस्कृति सच में इस बात को बदल सकती है कि हमारे अंदर का दिमाग कैसे सोच रहा है? ये बहुत ही कमाल का सवाल पूछा आपने सोनम। देखिए, हमें अक्सर यही लगता है कि कल्चर सिर्फ बाहर की चीजें हैं, त्योहार, कपड़े, खाना वगैरह। लेकिन वाइगॉत्स्की ने कहा कि कल्चर एक फिल्टर की तरह है। फिल्टर? वो कैसे काम करता है दिमाग पर? ये एक ऐसा फिल्टर है जो हमारी आंखों पर लगा होता है। ये इस बात को आकार देता है कि हम किसी समस्या को देखते कैसे हैं। चलिए इसको एक प्रैक्टिकल उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए 2 अलग-अलग बच्चे हैं। ठीक है, 2 बच्चे हैं। एक बच्चा ऐसी संस्कृति में बड़ा हो रहा है जहां परिवार और सामूहिक सफलता को सबसे ऊपर रखा जाता है, जैसे अपने यहाँ जॉइंट फैमिली का कल्चर होता है। हाँ, जहाँ सब मिलजुल कर रहते हैं और एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। राइट। और दूसरा बच्चा ऐसी संस्कृति से है जहाँ सिर्फ अकेले की सफलता और सेल्फ रिलायंस यानी खुद पर निर्भर रहने की तारीफ की जाती है। अच्छा, यानी इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर, जिसमें अकेले परफॉर्म करना बड़ा माना जाता है। एकदम सही। अब अगर इन दोनों बच्चों को एक ही मुश्किल मैथ्स प्रॉब्लम दी जाए तो दोनों की सोचने की प्रोसेस बिल्कुल अलग होगी। वो कैसे सर? मैथ्स तो दोनों के लिए सेम ही होगी ना? प्रॉब्लम सेम होगी पर उनका अप्रोच बदल जाएगा। पहला बच्चा सोचेगा कि मैं अपने दोस्तों या टीचर से इसके बारे में चर्चा करता हूँ और हम मिलकर हल निकालेंगे। राइट, क्योंकि उसकी आदत ग्रुप वाली है। और वहीं दूसरा बच्चा सोचेगा कि मुझे खुद अकेले इसको सॉल्व करना होगा वरना मैं कमजोर दिखूंगा। तो सोनम, ध्यान दीजिए, संस्कृति ने सिर्फ ये नहीं सिखाया कि उन्हें क्या पहनना है। ओ वाओ, संस्कृति ने उनके दिमाग की प्रॉब्लम सॉल्विंग कोडिंग ही बदल दी। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कि कल्चर सीधा हमारे प्रॉब्लम सॉल्व करने के तरीके को हिट करता है। यही तो वाइगॉत्स्की की जीनियस थी। उन्होंने समझ लिया था कि दिमाग की वायरिंग सोसाइटी से होती है। लेकिन साहब, मुझे एक बात अभी भी थोड़ी समझ नहीं आ रही। चाहे हम अकेले सोचें या समूह में सोचें, ज्ञान तो दिमाग के अंदर ही जाता है ना। तो ये समाज से दिमाग तक ज्ञान पहुंचने का
प्रैक्टिकली रास्ता क्या है? वाइगोस्की इस प्रोसेस को कैसे समझाते हैं? बहुत बढ़िया पकड़ा तुमने। यही वाइगोस्की की थियरी का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। उन्होंने इस प्रोसेस को बाहर से भीतर की ओर आने का सफर बताया है, जिसे मनोविज्ञान की भाषा में इंटरनलाइजेशन या आंतरिकीकरण कहते हैं। बाहर से भीतर आना, यानी ज्ञान बाहर से सफर करके अंदर आता है। हाँ बिल्कुल। वाइगोट्स्की का कहना था कि कोई भी नया ज्ञान पहले दो या उससे ज्यादा लोगों के बीच बाहर मौजूद होता है। इस स्टेज को उन्होंने इंटर साइकोलॉजिकल लेवल कहा। इंटर साइकोलॉजिकल, अच्छा। और बाद में वही ज्ञान बच्चे के दिमाग के अंदर चला जाता है और उसकी खुद की सोच बन जाता है, जिसे इंट्रा साइकोलॉजिकल लेवल कहते हैं। सर थोड़ा रुकिए, मुझे ये इंटर साइकोलॉजिकल और इंट्रा साइकोलॉजिकल जैसे भारी शब्द सीधे मेरे दिमाग के ऊपर से जा रहे हैं। अच्छा, भारी लग रहे हैं? हाँ, मतलब अगर कोई स्टूडेंट एग्जाम में इन टर्म्स को भूल जाए तो क्या इस बाहर से भीतर वाली थ्योरी को किसी बहुत ही आम और सिंपल लाइफ के एग्जाम्पल से समझाया जा सकता है? अरे बिल्कुल समझाया जा सकता है। चलो इन भारी शब्दों को हटा देते हैं और साइकिल चलाने का उदाहरण लेते हैं। सोनम, याद कीजिए जब आपने या किसी ने भी पहली बार साइकिल चलाना सीखा होगा तो क्या होता है उस वक्त? शुरू में तो बहुत डर लगता है और साइकिल पर बैठे होते हैं। और पीछे क्या होता है? पीछे से आपके पिताजी या कोई बड़ा वो साइकिल को पकड़े रहता है ना? हाँ, पिताजी पीछे से हैंडल या सीट पकड़कर चलते हैं और वो लगातार बोलते रहते हैं कि सामने देखो, पेडल लगातार मारो, हैंडल सीधा रखो। अब इस वक्त सोचो, साइकिल चलाने का वो पूरा नियम और ज्ञान किसके पास है? ज्ञान तो पिताजी के पास ही है। सही। और वो ज्ञान आपको बोलकर दे रहे हैं। ज्ञान अभी आपके और उनके बीच में, यानी बाहर मौजूद है। ये है तुम्हारी इंटर साइकोलॉजिकल स्टेज। अच्छा, तो जब ज्ञान दो लोगों के बीच बांटा जा रहा है तब वो इंटर साइकोलॉजिकल है। फिर इंट्रा साइकोलॉजिकल क्या होता है सर इस साइकिल वाले एग्जाम्पल में? हाँ, अब आगे का सफर देखिए। कुछ दिन बाद क्या होता है? पिताजी पीछे से हाथ छोड़ देते हैं और आप अकेले साइकिल चला रही होती हैं। राइट, फिर हम अकेले बैलेंस बना लेते हैं। लेकिन तब एक बहुत दिलचस्प चीज होती है दिमाग में। जो आवाजें पहले बाहर से पिताजी निकाल रहे थे ना, अब आप वो खुद अपने दिमाग के अंदर बोल रही होती हैं। ओह हाँ, हम मनी मन सोचते हैं कि सामने देखना है, पेडल नहीं रोकना। बिल्कुल, आप अकेले में खुद को इंस्ट्रक्ट करती हैं कि मुझे बैलेंस बनाना है। जो ज्ञान कल तक समझ में बाहर था, आज वो आपके दिमाग का एक आंतरिक हिस्सा बन गया है। वो परमानेंटली इंट्रा साइकोलॉजिकल हो गया। वाओ, ये तो बहुत आसान हो गया समझना। और सुनम, क्या आपने एक और बात पर गौर किया कि इस बाहर से भीतर के सफर में सबसे बड़ी सवारी किसकी थी? आखिर किस चीज ने ज्ञान को अंदर तक पहुंचाया? पिताजी की आवाज ने पहुंचाया, यानी भाषा ने, लैंग्वेज ने। एग्जैक्टली। भाषा, वाइगोट्स्की का यही वो दूसरा स्तंभ था। उनका मानना था कि भाषा सिर्फ अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने का टेलीफोन नहीं है। तो और क्या है भाषा? भाषा वो असल टूल है जो हमारे दिमाग के सॉफ्टवेयर को बनाता है। इसलिए उन्होंने भाषा के विकास को 3 हिस्सों में बांटा है। 3 हिस्से? वो कौन कौन से हैं सर? पहला है सोशल स्पीच या सामाजिक वाक, जी। जो करीब 2 साल की उम्र में शुरू होता है। इसमें बच्चा सिर्फ अपनी जरूरत बताता है दूसरों को। जैसे बोलता है, मम्मी भूख लगी है। ठीक है, ये तो नॉर्मल बातचीत हो गई। उसके बाद 3 साल की उम्र के आसपास आता है प्राइवेट स्पीच या निजी वाक। हाँ। यहाँ बच्चा अकेले में खुद से जोर जोर से बातें करता है। और फिर आखिर में आता है इनर स्पीच या आंतरिक वाक, जो 7 साल तक आते आते डेवलप हो जाता है। जिसमें हम बिना आवाज के सोचते हैं, राइट? हाँ, जिसमें आप और मैं आज मन ही मन बिना होंठ हिलाए सोच पाते हैं। एक सेकेंड सर, इस प्राइवेट स्पीच या निजी वाक पर मेरा थोड़ा ध्यान गया है। हाँ, पूछे, क्या डाउट है? मैंने अक्सर देखा है कि 3-4 साल के छोटे बच्चे जब अकेले खिलौनों के साथ खेलते हैं तो कुछ कुछ बड़बड़ाते रहते हैं। जैसे बोलेंगे, अब मैं इस गाड़ी को यहाँ रखूंगा, अब ये ब्रिज टूट गया। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही बोलते हैं। कई बार तो माँ बाप डांटते भी हैं कि तू अकेले पागल की तरह किससे बातें कर रहा है। तो सर, क्या ये बड़बड़ाना ही प्राइवेट स्पीच है? और क्या सच में ये जरूरी है? क्योंकि देखने में तो ये बड़ा अजीब और अजीब सा लगता है। अरे सोनिम, यही तो सबसे बड़ी गलतफहमी है हमारे समाज में। ये बच्चों का बड़बड़ाना कोई अजीब बात या पागलपन नहीं है। मनोविज्ञान के अनुसार ना, ये उनके दिमाग के विकास का सबसे जरूरी हिस्सा है। सबसे जरूरी हिस्सा? पर वो अकेले बड़बड़ा क्यों रहे? दरअसल होता क्या है, एक 3 साल के बच्चे का दिमाग बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। वो जब अपने आप से जोर जोर से बात कर रहा होता है ना कि लाल ब्लॉक यहाँ आएगा, नीला वाला ऊपर जाएगा, तो वो दरअसल अपनी आवाज के जरिए अपने दिमाग को फोकस में रख रहा होता है। अच्छा, यानी वो अपनी आवाज को एज अ गाइड यूज कर रहा है। एकदम सही।
वो अपने खुद के व्यवहार को गाइड कर रहा है। इसे साइकोलॉजी में सेल्फ रेगुलेशन कहते हैं। अगर वो बोलेगा नहीं ना तो वो भूल जाएगा कि वो क्या कर रहा था। ओह, तो बिना बोले उसका दिमाग भटक जाएगा। हाँ, और यही जोर से बोलने की आदत धीरे धीरे अंदर चली जाती है और 7 साल का होते होते इनर स्पीच बन जाती है, जिसके जरिए हम सब कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स मन में सॉल्व करते हैं। वाह, मतलब वो बड़बड़ाना दरअसल दिमाग की ट्रेनिंग चल रही होती है फोकस करने के लिए। ये तो कमाल की बात है। पर सर, अब तक हमने सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज, इन तीनों स्तंभों की बात कर ली। हाँ, तीनों कवर हो गए। लेकिन इन सब के बाद भी एक आम सवाल उठता है दिमाग में। अगर आम भाषा में सोचें तो वाइगोत्स्की तो बस इतना ही कह रहे हैं ना कि टीचर को स्टूडेंट की मदद करनी चाहिए। हाँ, लगता तो वैसा ही है ऊपर से। तो इस सिंपल सी बात के लिए एक पूरी थ्योरी बनाकर इतने बड़े बड़े नाम देने की आखिर क्या जरूरत थी? ये एक बहुत ही नेचुरल डाउट है जो किसी को भी आएगा सोनम। सुनने में ये सिर्फ मदद करना लगता है, लेकिन वाइगोत्स्की ने उस मदद को एक बहुत ही साइंटिफिक और नया नजरिया दिया, जिसे उन्होंने ZPD यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहा। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी निकट विकास का क्षेत्र। हाँ, बिल्कुल। इसे आम भाषा में एक जिम के उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आप जिम गई हैं वेट लिफ्टिंग करने। ठीक है, जिम गई मैं। एक तरफ 5 किलो का वेट है जो आप अकेले बहुत आसानी से उठा सकती हैं। इसमें आपको कोई नया डेवलपमेंट या फायदा नहीं होगा, क्योंकि ये आपकी करंट लिमिट के अंदर है। राइट, 5 किलो तो आसान है, मैं रोज उठा सकती हूँ। दूसरी तरफ 100 किलो का वेट है जो चाहे पूरा जिम आकर आपकी मदद कर ले, आप नहीं उठा सकती। ये आपकी लिमिट के बिल्कुल बाहर है। हाँ, 100 किलो तो मैं सोच भी नहीं सकती। पर इन दोनों के बीच में ना एक 20 किलो का वेट है। आप अकेले कोशिश करती हैं तो वो नहीं उठता, आपके हाथ कांपने लगते हैं। लेकिन तभी एक एक्सपर्ट ट्रेनर आपके पीछे आता है और सिर्फ 2 उंगलियों से उस बार को थोड़ा सा सपोर्ट देता है और आप वो वेट उठा लेती हैं। अच्छा, ट्रेनर ने बस थोड़ा सा फोर्स लगाया। हाँ, यही जो 20 किलो का वेट है ना, जो आप अकेले नहीं कर सकती थी पर मदद मिलने पर कर लिया, वही आपका ZPD है। ओ, तो अकेले नहीं हो रहा, बस सपोर्ट से हो गया। बिल्कुल। वाइगोत्स्की ने कहा कि असली सीखना तभी होता है जब बच्चे को उसके ZPD वाले लेवल पर टारगेट किया जाए। वहां नहीं जहां वो अकेला सब कर ले, या वहां जहां मदद से भी कुछ न हो पाए। ओके, अब ये बात एकदम दिमाग में छप गई। जिम वाला एग्जाम्पल बिल्कुल परफेक्ट था। सर, तो वो एरिया जहां मैं अटकी हूं पर सपोर्ट मिलते ही उस काम को पूरा कर लूं, वही ZPD है। एकदम ठीक। और उसमें जो ट्रेनर आया मेरी मदद करने, क्या वाइगोत्स्की की थ्योरी में उसका भी कोई स्पेसिफिक नाम है? बिल्कुल है। उस ट्रेनर को वाइगोत्स्की ने MKO कहा है, यानी मोर नॉलेजेबल अदर। एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास आपसे ज्यादा ज्ञान हो। मोर नॉलेजेबल अदर। अच्छा। हाँ, MKO की मदद के बिना आप अपने ZPD के अंदर नया ज्ञान हासिल नहीं कर सकती। ये MKO आपके टीचर हो सकते हैं, आपके माता पिता हो सकते हैं, या कोई भी एक्सपर्ट हो सकता है। सर, एक डाउट और है यहाँ पर। जब हम MKO यानी मोर नॉलेजेबल अदर कहते हैं ना, तो दिमाग में एक बड़े और उम्रदराज अनुभवी इंसान की छवि आती है। हाँ, ज्यादातर लोग वही सोचते हैं। तो क्या MKO हमेशा उम्र में बड़ा होना चाहिए? जैसे मान लीजिए मुझे कंप्यूटर का कोई नया वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर सीखना है और मेरा 12 साल का छोटा भाई उस सॉफ्टवेयर में एक्सपर्ट है, वो मुझे सिखा रहा है। तो क्या वो छोटा भाई मेरा MKO हो सकता है? ये आपने उस थ्योरी को एकदम मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में लगा दिया सोनम, और आपका अनुमान बिल्कुल सही है। ये एक बहुत ही आम गलतफहमी है कि सिखाने वाला हमेशा उम्र या पदवी में आपसे बड़ा होना चाहिए। यानी उम्र से फर्क नहीं पड़ता? बिल्कुल नहीं। MKO के नाम में देखो, ओल्डर नहीं, नॉलेजेबल शब्द का प्रयोग हुआ है। MKO बनने के लिए उम्र या रिश्ता बिल्कुल मायने नहीं रखता, सिर्फ ज्ञान मायने रखता है। अच्छा, तो अगर भाई को ज्यादा आता है तो वो MKO है? हाँ, और अगर आपका छोटा भाई उस सॉफ्टवेयर में आपसे बेहतर है तो उस वक्त के लिए और उस विषय के लिए वो पूरी तरह से आपका MKO है। उसके पास वो ज्ञान है जो आपके पास नहीं है। सर, फिर एक सवाल और आएगा। आज के टाइम में मेरे फोन का जो AI असिस्टेंट है, जैसे ChatGPT वगैरह, जो मुझे आंसर्स दे रहा है, क्या वो AI भी मेरा MKO बन सकता है? बहुत बढ़िया सवाल। आज के इस डिजिटल दौर में एक AI असिस्टेंट या एक YouTube वीडियो भी आपके लिए MKO का काम कर सकता है। बस शर्त यह है कि वो आपको आपके ZPD में किसी समस्या को सुलझाने में सच्ची मदद कर रहा हो। समझ गई। जो भी मुझे मेरे अटके हुए लेवल से आगे निकाल दे, वही MKO है।
पर सर वो MKO मदद कैसे करता है? मदद कैसे करता है मतलब? जैसे आपने साइकिल वाले एग्जाम्पल में बताया था कि पिताजी पहले साइकिल पकड़ते हैं फिर धीरे धीरे छोड़ते हैं। जी। जिम वाले एग्जाम्पल में ट्रेनर सिर्फ 2 उंगली का सपोर्ट देता है। तो मदद देने के इस स्पेसिफिक तरीके को क्या कहते हैं? अच्छा, उस प्रोसेस का नाम पूछ रही हैं आप? बिल्कुल। हैं। इस पूरी प्रक्रिया को मनोविज्ञान में स्कैफोल्डिंग या हिंदी में मचान कहा जाता है। स्कैफोल्डिंग? ये शब्द तो कंस्ट्रक्शन में सुनने को मिलता है। बिल्कुल। इसे किसी बिल्डिंग के बनने के उदाहरण से ही समझिए। जब कोई नई बिल्डिंग बन रही होती है तो मजदूर बाहर की तरफ बांस या लोहे का एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं ना? हाँ, जिसे आम भाषा में पाड़ या स्कैफोल्डिंग कहते हैं जी। जिस पर मिस्त्री खड़ा होता है। वही उस टेम्परेरी स्ट्रक्चर पर खड़े होकर ही मिस्त्री ईंट और सीमेंट लगाता है। लेकिन क्या वो बांस का स्ट्रक्चर हमेशा वहीं रहता है? नहीं, जैसे ही बिल्डिंग तैयार होती है उसको हटा देते हैं। हाँ, जैसे ही सीमेंट सूख जाता है और दीवार मजबूत हो जाती है वो स्कैफोल्डिंग हटा ली जाती है। एजुकेशन में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। शुरुआत में MKO बच्चे को पूरी मदद और पूरा डायरेक्शन देता है। राइट, ताकि बच्चा बेस बना सके। लेकिन जैसे जैसे बच्चा उस काम को समझने लगता है ना, MKO धीरे धीरे अपनी मदद कम करता जाता है और आखिर में जब बच्चा अकेले काम करने के लायक हो जाता है तो वो मदद पूरी तरह हटा ली जाती है और बच्चा इंडिपेंडेंट बन जाता है। वाओ, लेट मी कंफर्म सर, अगर मैं इन तीनों टर्म्स को आपस में जोड़ूं तो क्या मेरी ये अंडरस्टैंडिंग सही है? ZPD वो जगह या टारगेट है जहां सीखना होता है। हाँ, ठीक है। MKO वो इंसान या टूल है जो मदद करता है और स्कैफोल्डिंग वो मदद करने की लगातार कम होने वाली प्रोसेस है। क्या ये 3 बातों का कनेक्शन ऐसे सही बैठेगा? बहुत बढ़िया पकड़ा आपने सोनम। ये आपने इस थ्योरी को 100% एक्यूरेटली डिकोड कर दिया है। ZPD बताता है कहाँ सीखना है, MKO बताता है कौन सिखाएगा और स्कैफोल्डिंग तय करती है कि कैसे सिखाएगा। कहाँ, कौन और कैसे। परफेक्ट। जब ये तीनों गियर एक साथ घूमते हैं ना, तभी बच्चे के दिमाग में असली ज्ञान का निर्माण होता है। सर, वाइगोट्स्की की इन सारी बातों को सुनते हुए मुझे अपने एक दूसरे साइकोलॉजी लेक्चर की याद आ रही है अचानक। हमने जीन पियाजे को पढ़ा था। अच्छा, पियाजे? हाँ, उनकी थ्योरी भी काफी फेमस है। जहां तक मुझे याद है, पियाजे ने तो कहा था कि बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, लिटिल साइंटिस्ट्स, और वो अकेले खुद की खोज से दुनिया सीखते हैं। उन्होंने तो बायोलॉजिकल एज को सबसे आगे रखा था। तो पियाजे और वाइगोट्स्की तो एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट लग रहे हैं। इन दोनों में मेन डिफरेंसेस क्या हैं? आपने बिल्कुल सही लिंक बनाया सोनम। अगर सच में पियाजे और वाइगोट्स्की की आपस में बातचीत होती ना, तो उनमें जरूर बड़ी बहस छिड़ जाती। इन दोनों के बीच 4 सबसे बड़े वैचारिक टकराव हैं। पहला अंतर है सीखने का आधार, यानी सीखते कैसे हैं लोग। हाँ, जैसा आपने बताया, पियाजे सोचते थे कि बच्चा अकेले अपने आसपास की फिजिकल दुनिया से सीखता है, वो अकेला साइंटिस्ट है। वहीं वाइगोट्स्की ने कहा कि बच्चा अकेला नहीं बल्कि सामाजिक सहयोग से सीखता है। ठीक है, दूसरा टकराव क्या था? दूसरा बड़ा अंतर है विकास और सीखने का सीक्वेंस। पियाजे का मानना था कि पहले बच्चे का बायोलॉजिकल विकास होता है, यानी वो उम्र में बड़ा होता है, उसकी आयु बढ़ती है और फिर वो उस आयु के अनुसार सीखने के काबिल बनता है। अच्छा, यानी पहले विकास और सीखना उसके बाद। हाँ, लेकिन वाइगोट्स्की इसका बिल्कुल उल्टा सोचते थे। वाइगोट्स्की ने दावा किया कि बच्चा पहले नया ज्ञान सीखता है अपने MKO की मदद से, और यही सीखना उसके दिमागी विकास को धक्का मारकर आगे बढ़ाता है। यानी सीखना पहले और विकास बाद में। ये तो सच में एकदम उल्टा हो गया। तीसरा टकराव भाषा को लेकर था। पियाजे सोचते थे कि बच्चा पहले सोचना सीखता है और फिर उसे एक्सप्रेस करने के लिए भाषा ढूंढता है। लेकिन वाइगोट्स्की ने कहा कि नहीं, भाषा ही वो फ्रेम है जो हमारी सोच को आकार देती है। राइट, भाषा टूल्स बनाती है वाइगोट्स्की के हिसाब से। और चौथा अंतर? और चौथा अंतर है स्टेजेस का। पियाजे ने विकास के 4 यूनिवर्सल स्टेजेस दिए थे कि इस उम्र में बच्चा यही करेगा, पर वाइगोट्स्की ने ऐसी कोई फिक्स्ड स्टेज नहीं दी। उन्होंने इसे एक कंटिन्यूअस प्रोसेस माना जो पूरी तरह सोसाइटी पर डिपेंड करती है। ओहो, ये तो काफी डीप टकराव है दोनों के बीच। लेकिन सर, अगर किसी स्टूडेंट को एग्जाम के लिए बस एक सबसे बेसिक पॉइंट याद रखना हो पियाजे और विगोत्स्की के बीच, तो वो फंडामेंटल डिफरेंस क्या होगा? अगर एक लाइन में याद रखना हो तो बस ये कहो कि पियाजे का फोकस बायोलॉजी पर था और वाइगोत्स्की का फोकस सोसाइटी पर था। पियाजे के लिए जब तक दिमाग आयु से पक नहीं जाता, आप उसे सिखा नहीं सकते। और वाइगोत्स्की के लिए सोसाइटी और MKO इम्पोर्टेंट है? बिल्कुल। वाइगोत्स्की का मानना था कि
अगर आप बच्चे को सही सोशल एनवायरनमेंट दें, एक बेहतरीन एमकेओ दें और बिल्कुल परफेक्ट स्कैफोल्डिंग दें ना, तो बच्चा अपनी आयु से आगे की कॉम्प्लेक्स चीजें भी सीख लेगा और अपना विकास कर लेगा। ठीक है, दोनों की थ्योरी और डिफरेंसेस तो बहुत अच्छे से क्लियर हो गए मुझे। लेकिन एज अ स्टूडेंट मैं ये सोच रही हूँ कि इस पूरी फिलॉसफी का एक रियल क्लासरूम के अंदर क्या प्रयोग है। यानी रियलिटी में क्लासरूम कैसा दिखता है इसके बाद? हाँ, मतलब आज के वक्त में एक टीचर क्लास में इस थ्योरी को प्रैक्टिकली लागू कैसे करता है? ये एकदम प्रैक्टिकल सवाल पूछा है तुमने। देखो, इस थ्योरी की वजह से ट्रेडिशनल क्लासरूम्स में बहुत बड़े बदलाव आए हैं। आज की क्लासरूम्स में 3 मुख्य तरीके अपनाए जाते हैं। पहला है सहयोगात्मक शिक्षा या कोलैबोरेटिव लर्निंग। कोलैबोरेटिव लर्निंग यानी मिलकर सीखना। हाँ, इसमें टीचर बच्चों को अकेले डेस्क पर नहीं बिठाते, बल्कि उन्हें छोटे ग्रुप्स में बांट देते हैं, ताकि एक ग्रुप में कोई बच्चा दूसरे का एमकेओ बन सके और वो आपस में चर्चा करके सीखें। अच्छा, तो आपस में ही ZPD सेट हो जाता है उनका? बिल्कुल। दूसरा है पारस्परिक शिक्षण या रेसिप्रोकल टीचिंग। इसमें सिर्फ टीचर अकेला लेक्चर नहीं देता, बच्चे और टीचर मिलकर एक पैसेज पढ़ते हैं, आपस में सवाल पूछते हैं और क्लैरिफाई करते हैं। इससे बच्चों की एक्टिव इन्वॉल्वमेंट काफी बढ़ती है। वाह, ये तो काफी इंटरैक्टिव हो गया। और तीसरा तरीका कौन सा है? और तीसरा है कल्पनात्मक खेल या इमेजिनेटिव प्ले, खासतौर पर छोटे बच्चों के लिए। जब बच्चे डॉक्टर, पेशेंट या टीचर स्टूडेंट का रोल प्ले करते हैं, तो वो एक्चुअली अपनी आम उम्र और आम व्यवहार से बहुत ऊपर उठकर एक मैच्योर व्यक्ति की तरह एक्ट कर रहे होते हैं। यानी खेल खेल में उनका लेवल बढ़ जाता है। हाँ, इस खेल खेल में उनका ZPD एक्सपैंड हो रहा होता है। तो सोनम, इन सब तरीकों से क्लास का माहौल पूरी तरह बदल गया है। पहले टीचर का काम होता था आना, बोर्ड पे लिखना, इन्फॉर्मेशन देना और चले जाना। हाँ, ट्रेडिशनल तरीके में वही होता था। पर अब टीचर सिर्फ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडर नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शक या फैसिलिटेटर बन गया है। लेकिन सर, थोड़ा प्रैक्टिकल ग्राउंड पर सोचिए जरा। एक नॉर्मल क्लास में 40 या 50 बच्चे होते हैं। अगर बच्चा खुद अपने ज्ञान का निर्माण कर रहा है और टीचर सिर्फ एक मार्गदर्शक है, तो टीचर का काम तो बहुत ज्यादा मुश्किल और चैलेंजिंग नहीं हो गया? मुश्किल कैसे लग रहा है आपको? क्योंकि अब टीचर को क्लास के हर एक बच्चे का अलग अलग ZPD आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और हर बच्चे को उसके हिसाब से अलग तरीके की स्कैफोल्डिंग देनी पड़ेगी। ये तो एक आम टीचर के लिए सपने जैसा या बहुत ही थका देने वाला काम लग रहा है मुझे। आपने आधुनिक शिक्षा की एक बहुत दुखती रग पर हाथ रख दिया है सोनम। आप 100% सही कह रही हैं इस बारे में। तो यानी इसमें प्रॉब्लम है प्रैक्टिकली करने में। एक तरह से वाइगोत्स्की की थ्योरी एक आदर्श दुनिया की बात करती है, लेकिन वास्तव में इसको लागू करना एक टीचर के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। हर बच्चे के मनोवैज्ञानिक स्तर से जुड़ना और सबके ZPD के हिसाब से कस्टमाइज स्कैफोल्डिंग तैयार करना सच में बहुत थकाने वाला और चैलेंजिंग काम है। हाँ, वही मुझे भी लगा कि बहुत एग्जॉस्टिंग होगा। और यही पॉइंट हमें इस थियरी की सीमाओं यानी लिमिटेशंस की तरफ ले जाता है। हालांकि इस थियरी के बहुत फायदे हैं सोनम, जैसे इससे बच्चों में सब्जेक्ट की बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग आती है। फायदे तो हैं क्योंकि वो प्रैक्टिकली समझ रहे हैं चीजों को। बिल्कुल। जब एमकेओ की मदद से बच्चा कोई ऐसी मुसीबत पार कर लेता है जो वो अकेले नहीं कर पाता था, तो उसका आत्मविश्वास आसमान छूने लगता है। वो प्रॉब्लम को तोड़ना और सेल्फ रेगुलेट करना सीख जाता है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी प्रैक्टिकल लिमिट वही है जो आपने बताई अभी, कि सबका ZPD पता करना मुश्किल है। पहली बात, किसी भी बच्चे का ZPD एग्जैक्ट इंचेस या स्केल में मापना लगभग असंभव है। ZPD कोई फिजिकल चीज तो है नहीं। दूसरी बड़ी दिक्कत है सांस्कृतिक भिन्नता। वाइगोत्स्की ने कहा ग्रुप्स में सीखना अच्छा है। हाँ, पर सब ग्रुप्स में थोड़ी ना सीखते हैं। वही तो, दुनिया के बहुत से कल्चर्स में, जैसे कुछ ईस्टर्न और वेस्टर्न हिस्सों में शांति से अकेले में सेल्फ प्रैक्टिस करके सीखने को ज्यादा सम्मान दिया जाता है। उनके लिए ग्रुप में चिल्लाना और चर्चा करना बस डिस्ट्रैक्शंस हैं। और तीसरी और सबसे खतरनाक सीमा है मदद पर बेहद निर्भरता। वो तीसरी सीमा के बारे में मुझे भी थोड़ा डर लग रहा है सर। अगर हमने वही बिल्डिंग वाला उदाहरण सोचा, आगे अगर कंस्ट्रक्शन पूरा होने के बाद भी वो बांस की स्कैफोल्डिंग वहां से नहीं हटाई गई, तो बिल्डिंग की सुंदरता ही खत्म हो जाएगी और लोग वहीं लटके रहेंगे। हाँ, तो बच्चों पर क्या असर आएगा इसका? बच्चों पर भी तो इसका असर पड़ता होगा ना। अगर सही टाइम पर टीचर ने स्कैफोल्डिंग नहीं हटाई, तो क्या बच्चा लाइफ भर के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट नहीं बन जाएगा? यही इस पूरी थ्योरी का सबसे सेंसिटिव और खतरनाक पॉइंट है सोनम। आपने एकदम इसकी जड़ पकड़ ली। अत्यधिक निर्भरता यानी ओवर डिपेंडेंस।
अगर एक टीचर या माता-पिता बच्चे को हर मोड़ पर, हर सवाल पर उंगली पकड़कर चलाते रहेंगे ना, तो वो उस बच्चे की ओरिजिनल क्रिटिकल थिंकिंग और इंडिपेंडेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी को हमेशा के लिए मार देंगे। हाँ, फिर वो अकेले सोचेगा ही क्यों जब उसको सपोर्ट मिल रहा है। इसलिए एक अच्छा और सच्चा MKO वो नहीं है जो सिर्फ ज्ञान देना जानता हो। एक बेहतरीन MKO वो है जिसे ये पता हो कि कब उसे अपना हाथ वापस खींचना है। जब तक MKO अपनी मदद का हाथ पीछे नहीं लेगा, बच्चा अपने आत्मविश्वास के पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएगा। राइट। वक्त पर हटना बहुत जरूरी है। और ठीक यहीं पर इस गंभीर विषय के साथ हम आज के इस पूर्ण विश्लेषण को समेटने की ओर आते हैं सोनम। आज के इस लेक्चर का सबसे बड़ा निचोड़ बस ये 4 शब्द हैं। हम अकेले नहीं सीखते। हम अकेले नहीं सीखते। हमारा समाज, हमारी भाषा और हमारी संस्कृति, ये तीनों आपस में मिलकर हमारे आम दिमाग को एक नेटवर्क ब्रेन में तब्दील कर देते हैं। हमारी मानसिक शक्तियाँ कोई रुकी हुई झील नहीं है, वो लगातार एक्सपैंड हो सकती हैं अगर हमारा ZPD और हमारी स्कैफोल्डिंग सही हाथों में हो। आज का लेक्चर तो वाकई बहुत ही माइंड ओपनिंग रहा सर। मुझे सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज, तीनों पिलर्स और उनका डीप इम्पैक्ट बहुत अच्छे से समझ आ गया। ZPD वो जिम के वेट लिफ्टिंग वाले उदाहरण से और स्कैफोल्डिंग उस बांस के स्ट्रक्चर वाले एग्जाम्पल से एकदम परमानेंटली दिमाग में फिट हो गए हैं अब। ये जानकर खुश हुई मुझे कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब मुझे लगता है वाइगोत्स्की की थ्योरी में मेरा इंट्रा साइकोलॉजिकल लेवल पूरी तरह सेट हो चुका है। ये सुनकर एज अ टीचर मुझे भी बहुत संतुष्टि मिल रही है कि मेरा ZPD और स्कैफोल्डिंग का कॉन्सेप्ट आपके लिए अच्छे से काम कर गया। इससे पहले कि हम आज की क्लास खत्म करें, मैं सभी सुनने और देखने वालों के दिमाग में एक छोटा सा बीज या पॉइंट ऑफ डिस्कशन छोड़कर जाना चाहता हूं, जिसके बारे में आप सब खुद रुक कर सोचें। कौन सा पॉइंट सर? सोनम और बाकी सभी जो हमें सुन रहे हैं, जरा ध्यान दीजिए। आज हम एक डिजिटल आयु में हैं। हमारे हाथ में स्मार्टफोन है, सामने ChatGPT और AI मौजूद है। हमारी आदत बन चुकी है कि हर छोटे डाउट, हर समस्या के लिए हम तुरंत AI को अपना MKO मानकर उसके पास भागते हैं और जवाब ले आते हैं। हाँ, हर कोई ChatGPT यूज कर रहा है आजकल, आदत हो गई है। लेकिन अपने आप से ये पूछिए, क्या ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सच में हमारा सीखने का ZPD बढ़ा रहा है, या फिर ये एक ऐसी मॉडर्न स्कैफोल्डिंग बन चुका है जिसे हमने आदत के चलते कभी हटने ही नहीं दिया? क्या हम खुद समझदार बन रहे हैं या ज्ञान के लिए पूरी तरह से स्क्रीन पर निर्भर हो चुके हैं? इस पर गहराई से विचार कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।